अर्जुन दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। कुछ ही क्षणों बाद तालाब के भीतर से एक हंस बाहर निकला और किनारे टहलने लगा। सोने की किरणों से जगमगाते उस हंस को देखकर अर्जुन चौंक गया। यही तो वो हंस है जिसके बारे में वैद्य जी ने बताया था। अर्जुन ने इधर उधर देखा। यहाँ तो सन्नाटा है, कोई नहीं देख रहा। चलो जल्दी से इसे उठा लेता हूँ। अर्जुन ने तुरंत उस सुनहरी किरणों से जगमगाते हंस को उठा लिया और आगे बढ़ गया। तभी एक वृक्ष के पीछे छुपा हुआ सैनिक अचानक अर्जुन के सामने आ गया। अरे रुको रुको रुको, काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम इन राजकीय तालाबों में खोजबीन कर रहे हो। तुझे क्या लगता है कि महाराज ने ये तालाब यूं ही छोड़ दिए हैं? भूल गए? मैं इन तालाबों की निगरानी करता हूँ ताकि कोई शिकारी यहाँ आसपास भी ना भटके। इतना कहते ही सैनिक की नजर अर्जुन के हाथ में पकड़े सुनहरी किरणों से जगमगाते हंस पर पड़ गई। अरे ये तो वही हंस है जिसकी महाराज तलाश कर रहे हैं। ला 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 ला। अरे इधर दे, इस हंस को मेरे हवाले कर। ला। नामुमकिन, नामुमकिन, मैं नहीं देने वाला। इस हंस से मेरी माँ की जान बच सकती है। अरे अगर तू इस हंस को मेरे हवाले नहीं करेगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। ला इधर। अर्जुन बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसने जोरदार लात सैनिक के शरीर पर मारी। सैनिक पीछे की ओर गिरा, एक पेड़ से टकराया और घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अरे तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? जो करना है कर ले, लेकिन मैं उस सुनहरी किरणों से जगमगाते हंस को तेरे हवाले तो बिल्कुल नहीं करूँगा। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद घायल सैनिक उठ खड़ा हुआ और सीधे राजमहल की ओर दौड़ने लगा। कुछ समय बाद वो सैनिक राजमहल के दरबार में राजा विक्रम के सामने खड़ा था। घायल सैनिक को देखकर राजा विक्रम चौंक गया। ये क्या है? तुम घायल कैसे हो गए? सैनिक ने सारी घटना राजा विक्रम को बता दी। ये सुनते ही राजा विक्रम क्रोधित होकर खड़ा हो गया। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? तो तुमने उस शिकारी के हाथ में वास्तव में सुनहरी किरणों से जगमगाता हुआ हंस देखा था? हाँ महाराज, मैंने उससे कहा भी था कि वो हंस मेरे हवाले कर दे, लेकिन उसने उल्टा मुझे घायल कर दिया और हंस लेकर भाग गया। तभी वहाँ राजगुरु आ गए। महाराज, वो औषधि हंस ही होगा। आपकी पुत्री इस समय जिस विचित्र बीमारी से जूझ रही है, वो इसी औषधि हंस से ही ठीक हो सकती है। राजा विक्रम ने राजगुरु की ओर देखा। लेकिन राजगुरु, आपने तो कहा था इस तरह के दुर्लभ हंस बहुत कम मिलते हैं। मैं स्वयं न जाने कितने समय से उन तालाबों में इस विचित्र दुर्लभ हंस को ढूंढने के लिए खोज करवा रहा हूँ, लेकिन वो हमें तो कभी नहीं मिला। राजगुरु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराए। मैंने आपसे ये भी कहा था महाराज कि इस तरह के औषधि दुर्लभ हंस केवल किस्मत वालों को ही मिलते हैं। जरूर वो शिकारी किस्मत वाला होगा। राजा विक्रम गुस्से में भर गया। अरे वो किस्मत वाला हो या ना हो, मुझे किसी भी कीमत पर वो औषधि दुर्लभ हंस चाहिए। राजा विक्रम ने सैनिक की ओर देखा। सैनिकों, पता करो कि वो शिकारी कौन से गांव का रहने वाला है, और तुम उसे पहचान सकते हो ना? जाओ, हमारे राज्य के चित्रकार को बुलाओ, उसका चित्र बनवाओ, चित्र को दिखा दिखा कर उसे ढूंढने का प्रयास करो। हमें किसी भी कीमत पर वो शिकारी और वो दुर्लभ औषधि हंस चाहिए। जल्दी करो, जाओ। आज्ञा मिलते ही सैनिक वहाँ से चला गया। इधर दूसरी ओर अर्जुन दौड़ता हुआ वैद्य के पास पहुँचा। क्या आप इसी औषधि दुर्लभ हंस की बात कर रहे थे वैद्य जी? देखिए,
वैद ने उस दुर्लभ हंस को देखा और बुरी तरह चौंक गया। हाँ अर्जुन, मैं इसी औषधि दुर्लभ हंस के बारे में कह रहा था, लेकिन ये तुमको कहाँ से मिला? राजमहल के तालाब में मिला मुझे ये। इतना कहकर अर्जुन ने सारी घटना वैद को बता दी। वैद घबरा गया। सैनिकों ने तुम्हें देख लिया है, वो महाराज के पास पहुंच गया होगा और तुम्हारी तलाश भी शुरू हो गई होगी। देखिए वैद जी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आप जैसे भी हो सके बस मेरी माँ के रोग को ठीक कर दीजिए, बस। अर्जुन की बात सुनकर वैद गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, कल प्रातः काल अपनी माँ और इस सोने की किरणों से जगमगाते हुए हंस को लेकर यहाँ आ जाना। मैं तुम्हारी माँ के सामने ही इस दुर्लभ हंस की हड्डी निकालकर पीसूंगा और उसकी औषधि बनाकर तुम्हारी माँ को खिलाऊंगा। नियम के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। अर्जुन चुपचाप वहाँ से चला गया। अर्जुन सीधे अपनी माँ के पास पहुँचा और सारी घटना उसे बता दी। ये सुनकर अर्जुन की माँ डर गई। लेकिन बेटा, अगर महाराज को पता चल गया कि वो शिकारी तू है जिसने उनके सैनिक को घायल किया और उनके आदेश की अवहेलना की, तो वो तेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अरे माँ, मुझे अभी किसी की परवाह नहीं है। मुझे केवल तुम्हारी जान की परवाह है। तुम ठीक हो तो सब ठीक है। अगले दिन प्रातः काल ही अर्जुन अपनी माँ और उस औषधि हंस को लेकर वैद की झोपड़ी में पहुँचा। हाँ वैद जी, ये देखिए मैं अपनी माँ को लेकर आ गया हूँ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ और लाओ उस हंस को मुझे दे दो। मैं अभी इसकी हड्डी निकालकर तुम्हारी माँ के लिए औषधि बनाता हूँ। वैद ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक झोपड़ी के अंदर राजा विक्रम कुछ सैनिकों के साथ आ गया। राजा विक्रम और सैनिकों को देखकर अर्जुन घबरा गया। महाराज, यही है वो शिकारी। और देखिए, वैद्य के हाथ में वही हंस है, ये देखिए। राजा विक्रम क्रोधित हो गया। तुमने दो जुर्म किए हैं। पहला, तुमने हमारे आदेश की अवहेलना की और दूसरा, तुमने हमारे सैनिक को घायल किया। तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। ये सुनकर अर्जुन की माँ घबरा गई। महाराज, मेरे बेटे को क्षमा कर दीजिए। इसने जो कुछ भी किया मेरी जान बचाने के लिए किया। राजा विक्रम और क्रोधित हो गया। बकवास बंद करो। मैं इस पर किसी भी कीमत पर दया नहीं दिखाऊंगा। राजा विक्रम ने वैद की ओर देखा। और तू भी इसके जुर्म में बराबर का भागीदार है। ये जानते हुए भी कि राजकीय तालाबों के आसपास किसी शिकारी का भटकना मना है, तूने इस शिकारी की सहायता की और मुझे शिकायत तक नहीं की जब ये हंस लेकर आया। इतना कहकर राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, इस शिकारी, इस वैद्य और इसकी बूढ़ी माँ तीनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ले जाओ इन्हें। कुछ ही देर में सैनिक अर्जुन, उसकी माँ और वैद्य को बंदी बनाकर कारागार की ओर ले गए। राजा विक्रम उस औषधि हंस को अपने कब्जे में लेकर महल की ओर चला गया। राजा विक्रम सीधे राजगुरु के पास गया। राजगुरु, ये देखिए, जैसा आपने बताया था, सुनहरी किरणों से जगमगाने वाला एक औषधि दुर्लभ हंस। ये देखिए। राजगुरु ने उस दुर्लभ हंस को अपने हाथों में ले लिया। हाँ, अब आपकी पुत्री का इलाज संभव है। सुनिए, आपको कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। कल प्रातः काल आपकी पुत्री के सामने मैं इस दुर्लभ औषधि हंस की हड्डी निकालूंगा, उसे पीसकर औषधि बनाऊंगा और आपकी पुत्री को खिलाऊंगा। उसके बाद आपकी पुत्री रोग से मुक्त हो जाएगी। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। जब से हमारी पुत्री बीमार पड़ी है, तब से हमें
हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राजगुरु, हम बस चाहते हैं कि हमारी पुत्री बस जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, बस। अगले दिन राजा विक्रम प्रातः काल ही उठ गया और राजगुरु को लेकर सीधे अपनी पुत्री के कक्ष में पहुंचा। राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी सौम्या बिस्तर पर उदास बैठी थी। मेरे पुत्री, अब उदास होने की आवश्यकता नहीं है, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर राजकुमारी सौम्या चौंक गई। लेकिन पिताजी, मुझे तो बताया गया था कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर मेरी बीमारी का इलाज संभव है तो वो केवल औषधि दुर्लभ हंस से हो सकता है, जो केवल किस्मत वालों को ही मिलता है। उस दुर्लभ हंस का इंतजाम हो गया है बेटा। इतना कहकर राजा विक्रम ने सोने की किरणों से जगमगाते हुए हंस को दिखाया। ये देखो। अब राजगुरु इसकी हड्डी निकालकर तुम्हारे लिए औषधि बनाएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगी। राजगुरु मुस्कुराए और जैसे ही हंस को अपने हाथों में लिया, अगर तुम मुझे मारकर मेरी हड्डी निकालकर अपनी पुत्री को दे भी दोगे, तब भी तुम्हारी पुत्री स्वस्थ नहीं हो पाएगी। एक हंस के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर राजा विक्रम, राजगुरु और राजकुमारी सौम्या चौंक गए। महाराज, ये साधारण हंस नहीं है, ये तो मनुष्यों की आवाज में बात कर रहा है। हंस ने राजगुरु की ओर देखा। मैं औषधि हंस ही हूँ, लेकिन शायद तुम्हें नियम नहीं मालूम। नियम के अनुसार जो भी मुझे पहले पकड़ेगा, मैं उसी के काम आ सकता हूँ। मुझे पहले पकड़ने वाला एक शिकारी था, इसीलिए मैं उसी के काम आ सकता हूँ। तुम्हारे मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। परंतु वो शिकारी अपनी मर्जी से, बिना किसी डर और बिना किसी दबाव के स्वयं मुझे तुम्हारे हवाले करेगा। तभी मेरी हड्डियाँ तुम्हारी पुत्री के इलाज में काम आ सकती हैं। राजा विक्रम ने राजगुरु की ओर देखा। महाराज, यदि ऐसा है तो आपको उस शिकारी को रिहा करना ही पड़ेगा। अब तो केवल वही तय कर सकता है कि आपकी पुत्री स्वस्थ होगी या नहीं। राजा विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद राजा विक्रम राज दरबार में बैठा था। दरबार में उसकी बीमार पुत्री और राजगुरु भी उपस्थित थे। कुछ ही समय बाद सैनिक अर्जुन, उसकी बूढ़ी माँ और वैद्य को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। राजा विक्रम ने अर्जुन की ओर देखा। तुम सोच रहे होगे कि आखिरकार हमारे मन में तुम्हारे प्रति इतनी दया कैसे आ गई। अब मेरी बात गौर से सुन लो। राजा विक्रम ने सारी घटना अर्जुन को बता दी। और इस प्रकार उस औषधि हंस ने हमसे कहा कि तुम अपनी मर्जी से मुझे सौंपोगे उस हंस को, तभी हमारी पुत्री का इलाज संभव हो सकेगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। तो महाराज, क्या आपकी पुत्री भी एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है? राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। हमारी पुत्री ने जन्म से ही कभी सुख नहीं देखा। 3 वर्ष की थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। 5 वर्ष की आयु में वो बीमार हो गई। 10 वर्ष की उम्र में हमें पता चला कि वो एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। 15 वर्ष होते होते सारे राजवैद्य हार मान गए। तब से पिछले 5 वर्षों से मैं इसी हंस की तलाश कर रहा था। बहुत खोज के बाद भी ये हमें नहीं मिला, लेकिन तुम किस्मत वाले हो कि ये तुम्हें मिला। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम हमारी पुत्री की जान बचाओगे या फिर नहीं बचाओगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ की ओर देखा। मैं असमंजस में फंस गया हूँ।
एक ओर मेरी माँ मौत की कगार पर खड़ी है और दूसरी ओर एक पिता की पुत्री भी मौत के सामने खड़ी है। आखिरकार मैं किसकी जान बचाऊं, नहीं समझ में आ रहा। अर्जुन की माँ रोने लगी। बेटा, तू महाराज की मदद कर। मैंने अपनी आयु जी ली है, लेकिन महाराज की पुत्री ने जब से होश संभाला है तब से उसने कभी सुख नहीं देखा। मैंने तुझे हमेशा इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन माँ, महाराज के आदेशों की वजह से हमारे राज्य के शिकारियों को कैसी कैसी मुसीबत झेलनी पड़ती है, ये बात आप भी जानती हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन इसमें महाराज की पुत्री का कोई दोष नहीं है। ये सुनकर राजा विक्रम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। राजा विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर उसने औषधि हंस की ओर देखा। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें महाराज को सौंप दिया, तो तुम महाराज की पुत्री के इलाज में काम आओ। और रहा सवाल जहाँ तक मेरी माँ का, अगर मेरी किस्मत में हुआ तो मैं तुम्हारी तरह एक दूसरा औषधि हंस ढूंढ लूंगा, ठीक है? अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो औषधि हंस एक साधु में परिवर्तित हो गया। ये दृश्य देखकर राजमहल में उपस्थित सभी लोग बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए। हाँ, आप कौन हैं? साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। मैं एक साधु हूँ जो हजारों वर्षों से तुम्हारे राजकीय तालाबों में औषधि हंस के रूप में रहता था। इन तालाबों में जितने भी औषधि हंस रहते हैं वो सभी मेरे ही अधीन हैं। ये सब मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया राजन। साधु की आवाज गंभीर हो गई। तुमने स्वयं देखा कि तुमने कितनी निर्दयता से अर्जुन, वैद और उसकी बूढ़ी माँ को बंदी बना लिया। तुम्हारे इस विचित्र फरमान के कारण राज्य के कितने ही शिकारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो मेहनत से शिकार करते हैं, लेकिन उसे बेचने का अधिकार उनके पास नहीं होता। आखिरकार अधिकार तुमने अपने पास सुरक्षित जो किए हुए हैं, अधिकार तुमने जमींदार को दे रखा है। मेहनत कोई और करे और फल कोई और खाए, यही तो अन्याय है। इतना सब सहने के बाद भी इस अर्जुन ने अपनी मां की बीमारी को पीछे रखकर तुम्हारी पुत्री की जान बचाने का निर्णय लिया। इसे कहते हैं मानवता। जबकि ये जानता था कि अगली बार इसकी किस्मत में औषधि हंस हो भी सकता है और नहीं भी। राजा विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। मैं अपने किए की क्षमा मांगता हूँ साधु महाराज, क्षमा कर दीजिए। राजा विक्रम ने सबके सामने घोषणा की। आज से हम ये ऐलान करते हैं कि हमारे राज्य का कोई भी शिकारी यदि शिकार करेगा तो उसे अपने शिकार को बेचने की पूरी स्वतंत्रता होगी। अब से कोई भी शिकारी ना तो अपना शिकार राजमहल में देगा और ना ही गांव के जमींदारों को। साधु संतोष से मुस्कुराया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगले ही क्षण साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली, जो सीधे राजकुमारी सौम्या के शरीर पर पड़ी। राजकुमारी सौम्या स्वस्थ हो गई। पिताजी, मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। कुछ देर बाद साधु ने अर्जुन की माँ की ओर देखा। साधु की आंखों से निकली रंग बिरंगी किरणें अर्जुन की माँ के शरीर पर पड़ी। अर्जुन की माँ भी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ रंग बिरंगी किरणों में विलीन होकर वहाँ से अदृश्य हो गया।
राजा विक्रम अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो अर्जुन के पास गया। अर्जुन, तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री को नया जीवन मिला। इसीलिए उसके जीवन साथी बनने का अधिकार केवल तुम्हें है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा और इस राज्य का अगला राजा भी तुम्हें बनाऊंगा। तुम्हारी छत्र छाया में ही ये राज्य फले फूलेगा।